our home earth a unique life sustaining planet। देखिए हम रहते अर्थ पर हैं, तो ये एक हमारा घर है। कैसे काम की चीज है अर्थ। आप इस चैप्टर के अंदर जब जानेंगे ये सारी चीज तो आप क्या हो जाएंगे, बहुत सरप्राइज हो जाएंगे। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट क्यों है, इन सारे फैक्टर्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। और आखिरकार अर्थ के ऊपर ही लाइफ पॉसिबल क्यों है, हम मार्स पे जाकर क्यों नहीं रह पा रहे, वहां क्यों नहीं है कोई और ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले अर्थ जो है इट हैज अ थिन लेयर ऑफ लाइफ। अगर आप अर्थ को देखेंगे तो अर्थ का कुछ स्ट्रक्चर जो है उसके जो ऊपर वाला एरिया है, जैसे एक एप्पल होता है ना, उसके ऊपर का जो छिलका होता है, पील होती है ना, अब वही वाला एरिया यानी कि जो क्रस्ट वाला एरिया है दैट इज हैबिटेबल, वहीं लोग रह सकते हैं। सर ये जो पानी वानी हो गया ये बिल्कुल वहां पर फिशेज रह सकती हैं ऊपर ऊपर में। बहुत ज्यादा अगर नीचे चले जाएंगे ना डीप सी वेंट्स में तो बहुत ही कम हमें वहां लाइफ देखने को मिलती है, बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म वहां रह रहे होंगे। अब अर्थ के अंदर आपको पता है ये क्रस्ट है, कोर होता है, मेंटल होता है। कोर और मेंटल में तो कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, ऑब्वियसली जो ऊपर वाला एरिया है यहीं रहते हैं एंड दैट इज ओनली हैबिटेबल। तो थिन लेयर ऑफ लाइफ कहां पर है, अर्थ का जो सरफेस है उधर ही ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, जिसको हम लोग सरफेस को क्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, क्या बहुत समझते हैं, बहुत समझते हैं एसेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। देखिए अर्थ के ऊपर हमें एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर लाइफ वो मिलते हैं, सच एज एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक, सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अर्थ के ऊपर हमें रॉक और टिम्बर भी मिलता है, द मटेरियल विच वी कैन यूज फॉर बिल्डिंग आवर हाउसेस। इसके अलावा पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सैटेलाइट इमेजेस सच एज दोज फ्रॉम इसरो हमें क्या हेल्प करती है टू साइंटिस्ट जो है वो मॉनिटर कर पाते हैं प्लैनेट की हेल्थ को। देखिए कि ये बहुत बड़ी बात है कि अर्थ से हमें इतनी सारी जरूरत की चीजें मिल रही हैं, बट प्लैनेट की हेल्थ कैसी है, जिस जगह पर हम रह रहे हैं, अर्थ पर रह रहे हैं, इसकी हेल्थ कैसी है। तो देखिए क्या क्या करते हैं सैटेलाइट्स के इस्तेमाल से जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, ओशन के टेम्परेचर को चेक करते हैं, प्लांट लाइफ को चेक करते हैं, इन्वायरमेंट इश्यूज सच एज ऑयल स्पिल्स, इन सारी चीजों को चेक करते रहते हैं भाई ऊपर बैठ के स्पेस में। अब ये सारे इश्यूज बहुत जरूरी हैं, अभी आगे आएंगे चैप्टर्स के अंदर और हमें समझ में आता जाएगा कि ये इश्यूज से क्या अर्थ को नुकसान हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अदर प्लैनेट से, जब अर्थ को कंपेयर करते हैं तो अर्थ बेटर क्यों है और अर्थ के ऊपर ही लाइफ एग्जिस्ट क्यों करती है, किसी और प्लैनेट के ऊपर ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं देखने को मिलते। सबसे पहले सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो सोलर सिस्टम के अंदर हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट है। 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे बट एक प्लैनेट को एक्सक्लूड कर दिया। जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो बच्चों को पता भी है या नहीं पता। जिस टाइम पे मैं स्कूल में था तो बड़ा पॉपुलर था बच्चों में कि भैया ये प्लैनेट एक्सक्लूड हो गया। आप बताओ फटाफट से अगर आपको पता है या नहीं पता। तो देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको बोलते हैं हम लोग इनर प्लैनेट। ये सन है, सन के बाद यहां पर मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये क्या हो गए हमारे इनर प्लैनेट्स। इसके बाद आता है क्या, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये हो जाते हैं हमारे आउटर। क्या हो गए ये हमारे आउटर प्लैनेट और ये क्या हो गए इनर प्लैनेट। आई होप ये चीज क्लियर हो गया आपको अब अच्छे से। इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं, आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो इनर प्लैनेट्स है ना वो तो थोड़े सॉलिड से हैं, लेकिन जो आउटर प्लैनेट्स हैं दीज आर ऑलमोस्ट गैसियस मटेरियल के बने हुए हैं। उनकी डेंसिटी इतनी कम है कि आप खड़े भी नहीं हो सकते, तो क्रॉप्स वगैरह कहाँ ही ग्रो करोगे, इतनी डेंसिटी कम है, यानी कि बहुत ही गैसियस मटेरियल के वो बने हुए हैं। इसके बाद हॉटेस्ट प्लैनेट की बात करी है, मरकरी जो है इट इज क्लोजेस्ट टू सन, येट फिर भी हमें देखने को मिलता है कि वीनस क्या है, इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट बिकॉज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रेजेंट है कहां पर, वीनस पे। ये एक बहुत बड़ी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये बहुत बड़ा खतरा है अर्थ की वजह, अर्थ के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस है ना, इसको हीट को ट्रैप करना
हीट को पकड़ के रखना बहुत पसंद है, हीट को पकड़ के रखती है। अभी अर्थ के लिए क्यों खतरा है? हम क्या करते जा रहे हैं, हम ट्रीज को कट करते जा रहे हैं। ट्रीज क्या करते थे, CO2 को लेते थे, ऑक्सीजन रिलीज करते थे, CO2 की क्वांटिटी को बढ़ने नहीं देते थे, लेकिन हम ट्रीज को काटते जा रहे हैं। हम क्या ब्रीद इन करते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन, रिलीज क्या करते हैं, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती जा रही है एनवायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 इंक्रीज होती जा रही है। CO2 करती क्या है, हीट को अपने अंदर ट्रैप, हीट को ट्रैप करती जा रही है। दैट इज वाई अर्थ के ऊपर हीट इंक्रीज होती जा रही है। समझ गए? तो अब ये वीनस के साथ भी सेम यही केस है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। मार्स का जो एटमॉस्फेयर है, इट इज 100 टाइम्स थिनर देन अर्थ, एंड मर्करी हैज नो एटमॉस्फेयर एट ऑल। मर्करी के पास तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। मार्स का जो एटमॉस्फेयर है, इट इज 100 टाइम्स थिनर, यानी कि यहां पर गैसेस वगैरह अच्छे से देखने को नहीं मिलेंगी। यहां पर ब्रीदिंग के बहुत ज्यादा इश्यूज होंगे, आपको एयर ही ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज इट इज वेरी थिन एटमॉस्फेयर। समझ में आया होगा, आई होप अच्छे से। अब आपको देखिए, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो चैप्टर के जो बीच वाले क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर के पीछे से तो अब आपका आने नहीं वाला एग्जाम में या टेस्ट में। चैप्टर के बीच से इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो क्वेश्चंस आते हैं, जिससे क्लियर होगा कि आपको कॉन्सेप्ट पता भी है या नहीं पता, या बस पीछे के क्वेश्चन आंसर याद करके काम चला रहे हो। अगर चला रहे हो तो याद रखना, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड चीजें जा रही हैं। अगर पेपर उठा के देखोगे बोर्ड एग्जाम का, तो आप सरप्राइज हो जाओगे। 50% चीजें कॉम्पिटेंसी बेस्ड। अब ये 50% कॉम्पिटेंसी, ये क्या मतलब है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो वाले क्वेश्चन जो कि आपके, जब आपने चैप्टर को समझा है, उसके प्रोसेसेस को समझा है, चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझा है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होंगे। अगर आप रट के जा रहे हो तो आप पास नहीं होने वाले हो, याद रखना ये चीज। सेम अब 8th में भी यही चीज अप्लाई हो रही है, तो ध्यान देना, चैप्टर के बीच से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस जरूर करना। बट वो प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? वो प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे सैंपल पेपर सॉल्व करो। सैंपल पेपर कैसे मिलेंगे? सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन वाला बटन है, इस पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज कर लेना, सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे। मेंबरशिप का प्राइस अभी बहुत डिस्काउंटेड है, स्पेशली क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों की हेल्प हो जाए। 299 का मेंबरशिप प्राइस है। इसको परचेज कर लेंगे तो आपको साइंस के सारे चैप्टर्स के सैंपल पेपर नोट्स, इंग्लिश के सारे चैप्टर के सैंपल पेपर नोट्स, मैथ्स के सारे चैप्टर के सैंपल पेपर नोट्स, SST के सारे चैप्टर्स के सैंपल पेपर नोट, हिंदी के सारे चैप्टर्स के सैंपल पेपर नोट्स, 5 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर नोट्स मिल जाएंगे। बट कब मिलेंगे? एग्जाम तो कल है, हमें आज ही प्रैक्टिस करने क्वेश्चन। कब मिल जाएंगे हमें सैंपल पेपर नोट्स? जैसे ही आप मेंबर बनोगे, तुरंत के तुरंत कम्युनिटी टैब में जाओ, सैंपल पेपर नोट्स मिल जाएंगे आपको, जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छा सिक्योर कर सकते हो। अब बात करते हैं ऐसे फैक्टर्स की जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ सस्टेनेबल है, अर्थ पर हमें लाइफ देखने को मिलती है। द हैबिटेबल जोन, गोल्डीलॉक्स जोन्स। अर्थ क्या है? इट इज लोकेटेड एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब जो सही दूरी है उस पर एग्जिस्ट करती है अर्थ। इस वजह से जो वाटर है अर्थ के ऊपर, वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। अगर बहुत नजदीक होती सन के, तो ये वाटर क्या हो जाता? इवेपोरेट हो जाता, भाप ही बन जाता। और बहुत दूर होती तो ये वाटर क्या हो जाता? फ्रीज हो जाता, तो वाटर यूज ही नहीं हो पाता। इस वजह से अर्थ का जो डिस्टेंस है, इस वजह से सन से जो डिस्टेंस है, वो उसको हैबिटेबल ज्यादा बनाता है। सर्कुलर ऑर्बिट, अर्थ जो है नियरली सर्कुलर ऑर्बिट लेती है, विच एश्योर्स स्टेडी सनलाइट एंड हीट थ्रू आउट द ईयर, प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग्स। ज्यादा अर्थ के ऊपर टेम्परेचर स्विंग्स नहीं होते, बिकॉज सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है सन के अराउंड, तो इक्वल अमाउंट ऑफ, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ हीट मिलती है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि अर्थ का साइज। जो अर्थ का साइज है वो बिल्कुल परफेक्ट है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है क्या है? अर्थ अपनी तरफ चीजों को जब अट्रैक्ट करती है, उसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब देखिए, परफेक्ट है। अगर अर्थ का साइज कम होता तो वो अपनी तरफ एयर को, गैसेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाती, और ये सारी गैसेस क्या करती? स्पेस के अंदर चली जाती है। स्पेस के अंदर जाने की वजह से इन गैसेस के क्या होता? अर्थ के ऊपर जो भी ऑर्गेनिज्म है, रह रहे हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते। जैसे ऑक्सीजन स्पेस में चली जाती, CO2 स्पेस में चली जाती, ऑर्गेनिज्म सरवाइव ही नहीं कर पाते। अगर अर्थ का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता तो क्या नुकसान होता?
तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो इतना फोर्सफुली उन्हें अपनी तरफ खींचती, ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा लगाती वो चीजों को खींचने के लिए अपनी तरफ, कि क्या होता, वो सारे ऑर्गेनिज्म क्रश हो जाते, मर जाते। जितना ज्यादा किसी भी प्लैनेट का साइज बड़ा होता है उतनी ज्यादा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। इसी वजह से जब आप कभी मून पे जाओगे, सपोज करिए आप चले गए, आप में से कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, वो मून पे चले गया, तो आप देखोगे कि मून पे जब आप चल रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई कुछ एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ रहा। आप मून पे गए, आपका अर्थ पर वेट है, सपोज करिए एग्जांपल दे रहा हूं, 100 किलो, मून पे गए, उसका जो साइज है मून का काफी छोटा है अर्थ से, इस वजह से ग्रेविटी भी बहुत कम है। आप मून पे गए, 10 किलो वेट हो जाएगा आपका। सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल। अब ओजोन लेयर की बात करते हैं। एक एग्जांपल दिया, एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं, मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है। ओजोन लेयर देखिए, ओजोन लेयर इज ए नथिंग O3। बच्चों एक मजेदार बात बताता हूं आपको। सपोज करिए मैं बहुत बुढ़ा हो गया पढ़ाते पढ़ाते और मैं हॉस्पिटल में हूं। आप में से किसी बच्चे ने सोचा यार चलो सर की हेल्प कर दी जाए, सर को ऑक्सीजन दे दी जाए। अब कोई ऐसा बिल्कुल नालायक बेवकूफ सा बच्चा था जो कि ये वाला टॉपिक मिस करके चले गया था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, डॉक्टर बन गया, बट ये वाला टॉपिक उसने मिस कर दिया था। उसने कहा यार O2 जो हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग ब्रीथ करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है बेटा O2, यानी कि 2 ऑक्सीजन, O2 का मतलब। तो उसने बोला कि यार सर जल्दी ठीक हो जाएंगे, एक और ऑक्सीजन इसमें ऐड कर देता हूं और क्या बना देता हूं, O3 बना देता हूं। अब जैसे ही मैं उस O3 को ब्रीद इन करूंगा, कभी भी ब्रीद आउट कर ही नहीं पाऊंगा। बिल्कुल सही सुना तुमने। O3 क्या है? O3 इज अ हाईली पॉइजनस गैस, जहर है, समझे? तो ये ओजोन लेयर O3 ही है, लेकिन ये तो जहर है सर, बट इसके फायदे भी बहुत हैं। ओजोन जो है, ओजोन गैस हमारे अर्थ के बाहर प्रेजेंट है, इसकी एक लेयर प्रेजेंट है अर्थ के बाहर, O3 की, 3 एटम ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। अब इसका फायदा क्या है? देखिए जो सन है ना, सन, ये रहा हमारा सन। सन हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, गैसेस नहीं बोलेंगे, हार्मफुल रेडिएशंस, यूवी वाली रेडिएशंस रिलीज करता है। अब इन यूवी रेडिएशंस का हार्मफुल इफेक्ट अगर मैं आपको बताऊं, डायरेक्टली अगर आप यूवी रेडिएशंस के कांटेक्ट में आओगे, आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, प्लांट सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये ओजोन वाली जो गैसेस की लेयर है विच इज प्रेजेंट आउटसाइड अर्थ, ये क्या करती है, जैसे यूवी रेडिएशन आई, ये जैसे ही इससे टकराएगी ओजोन वाली से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझे? तो ये जो O3 है, जो वैसे तो अगर हमने ब्रीथ कर ली तो हमारे लिए खतरा है, बट हमारी जान भी यही बचा रही है। अब ओजोन लेयर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए, क्योंकि ये क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, डिफ्लेक्ट कर देती है, हटा देती है। मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ क्या है, एक जाइंट मैग्नेट की तरह है, इसकी मैग्नेटिक जो फील्ड है वो डिफ्लेक्ट करती है हार्मफुल कॉस्मिक रेज को, सोलर विंड्स को, प्रोटेक्ट करती है हमारे एटमॉस्फेयर और लाइफ को। समझ गए होगे, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। अब देखिए, अर्थ के अंदर एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, 4 स्फीयर्स हैं, जिसकी वजह से अर्थ पर चीजें काफी अच्छे से चल पा रही हैं। बट सर चौथा तो है ही नहीं, पहले तीनों को समझते हैं, चौथा इनका कॉम्बिनेशन ही। सबसे पहले आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है, एयर के अंदर क्या आ गई, हमारी ऑक्सीजन आ गई फॉर रेस्पिरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड आ गई जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता है। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज हाइड्रोस्फेयर, वाटर। अर्थ के ऊपर लगभग 70% वाटर प्रेजेंट है। It is a vital solvent that transports nutrients in plants and regulates body temperature in animals। भाई बहुत जरूरी है, अगर हम पानी नहीं पिएंगे, अब जो हमारा ब्लड है, it is also made up of, क्या बोलेंगे हम लोग, also made up of, किसका बना हुआ है, वाटर उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। अब ब्लड अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, ब्लड की वजह से ही तो सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। इसके बाद जियोस्फेयर विच इज नोन एज द लिथोस्फेयर ऑल्सो। अब ये लिथोस्फेयर क्या हो गया,
यानी कि लैंड, जमीन, प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड पोटेशियम एंड यूनिक हैबिटेट थ्रू जियोडाइवर्सिटी। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं जो चौथा फैक्टर था इंपॉर्टेंट। चौथा फैक्टर क्या है अभी आप तुरंत समझ जाओगे। मैंने अभी क्या बताया था, एयर को एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर क्या, जमीन, हाइड्रोस्फेयर क्या, वाटर। जब ये तीनों चीजें प्रेजेंट रहती हैं तो हमारा फॉर्म होता है बायोस्फीयर। व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या, जहां ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन बायोस्फीयर। देखिए, ऑर्गेनिज्म बायोस्फीयर में सर्वाइव कर पाएंगे जब ये तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी, तभी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे। देखिए, बायोस्फीयर यानी कि लाइफ, द जोन वेयर ऑल लिविंग बीइंग्स इंटरैक्ट विद देयर सराउंडिंग, नेचुरल बैलेंस, नेचर वर्क एज टीम वर्क प्रोजेक्ट। अगर हम नेचर को देखें तो एक टीम वर्क ऐसा लगता है जैसे कोई एक टीम मिलके काम कर रही है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, तो पूरी टीम होती है नहीं होती? भाई बताओ जरा मोटू लाल। भैया ये देखो, क्रिकेट और बास्केटबॉल का तो पता नहीं, पर अगर मैं आपको सही सही बताऊं ना तो फ्री फायर में तो अपना स्क्वाड चलता है। मित्रा दा नाम चल दे। भाई तुमसे एग्जाम्पल पूछा था, तुम गाना गाने लग गए। बिल्कुल, जैसे टीम वर्क हमारा फ्री फायर खेलते समय, बीजीएमआई खेलते समय, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, इन सब में चलता है, ऐसे ही अर्थ भी एक टीम वर्क के अंदर काम करती है। जो प्लांट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन, एनिमल्स उसे ब्रीद करते हैं, और प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करके हम लोग एनिमल्स देते हैं। तो आप समझ रहे हो, ये पूरा एक टीम वर्क ही तो है। अब देखिए, अगेन चैप्टर को हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बट अगर आप इसके बीच के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही नहीं जाओगे तो एग्जाम में गंदे गंदे नंबर लेकर आओगे। अच्छे नंबर चाहिए तो बहुत जरूरी है कि चैप्टर के बीच के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो कि सैंपल पेपर में प्रेजेंट हैं। अब किसकी बात करते हैं? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे कंटिन्यू रह पाती है? बहुत जरूरी है रिप्रोड्यूस करना ऑर्गेनिजम्स का। रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट गिविंग बर्थ टू यंग वंस। अब रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है जेनेटिक मटेरियल। सर जी, ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? देखिए, अब रिप्रोडक्शन से हमें पता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना, उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सिंपल बात है। लेकिन इंसानों के जो बच्चे हैं वो इंसानों जैसे ही क्यों लगते हैं? बंदरों जैसे कान क्यों नहीं होते? है ना? ऊंट जैसी पूंछ क्यों नहीं होती? गधे जैसे दांत क्यों नहीं होते? ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज हमारे पास क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। सेल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या होता है? सेल्स का एक खुद का ब्रेन होता है विच इज नोन एज न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? और इस इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है हमारा? जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल इज नथिंग, वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं उसे ही जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन कॉल्ड जीन्स आर स्टोर्ड इन सेल्स एंड पास टू द ऑफस्प्रिंग। अब ये क्या होता है? हमें पेरेंट्स से वो इंफॉर्मेशन मिली, हमारे अंदर आ गई। अब आगे कभी आप भी पेरेंट बनोगे तो आप वो अपने बच्चों में पास ऑन कर दोगे। ये इंफॉर्मेशन पास ऑन होती रहती है। इसलिए याद रखना, जो गाय का बच्चा है वो गाय जैसा ही दिखता है, गधे का बच्चा गधे जैसा दिखता है, और हम ह्यूमंस कैसे दिखते हैं? अपने मम्मी पापा की तरह ही दिखते हैं, बिकॉज हमारे पास उनका ही जेनेटिक मटेरियल है। बहुत जरूरी है। अब रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन भी होता है जिसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या आपने कभी कभी आलू के बीज देखे हैं? अगर कोई महान बच्चा बोल रहा है सर हमने देखे हैं, तो वो बहुत झूठ बोल रहा है। उसको पता ही नहीं है कि कैसे पटेटो ग्रो होते हैं। पटेटोज ग्रो होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपको एक आलू लेना है, उस आलू को बीज से काट लेना है और उस आलू को जमीन में दबा देना है। क्या करना है? उस आलू को जमीन में आपने दबा दिया। बच्चों, क्या करा आपने? आलू को दबा दिया। धीरे धीरे करके वो आलू कंप्लीट में ग्रो हो जाएगा। दिस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टेम्स, रूट्स, इनका इस्तेमाल करके, लीव्स का इस्तेमाल करके हम लोग वापस से एक पत्ती से ही या फिर एक आलू से ही हमने कितने सारे आलू ग्रो कर लिए। तो इसके अंदर एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है। फिर बाइनरी फिजन भी आता है विच इज डन बाय बैक्टीरियाज एंड अमीबा।
देखिए यहां दे रखा है बाइनरी फिजन है अमीबा, ये अमीबा है, ये अमीबा डिवाइड हो रहा है धीरे धीरे करके, ये देखिए अब एक ही अमीबा से दो अमीबा फॉर्म हो गए। हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है, हाइड्रा कैसा होता है, कुछ ऐसा सा होता है, देखो 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 ऐसा सा, इसके ये बड निकलता है, ये ग्रो होता रहता है बड, ये बड ग्रो हुआ, बड क्या हुआ, ग्रो हो गया। अब ये बड जमीन में गिरेगा, जब ये जमीन में गिरेगा बड, तो यहीं से एक नया हाइड्रा फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक नया हाइड्रा फॉर्म हो जाएगा। आई होप अब आपको ये अच्छे से हाइड्रा वाला क्लियर होगा। इसके बाद क्या बताया है, प्लेनेरिया के बारे में बताया। प्लेनेरिया क्या करता है, रीजनरेशन कर लेता है। भाई इसका तरीका सबसे यूनिक लगता है मुझे, किसका, प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया क्या करता है, जैसे आपने ये एक प्लेनेरिया लिया, इसको आपने काट दिया, क्या करा, काट दिया, लिविंग होता है ये भाई, इसको आपने हटाया, ये इसकी सपोज करिए आंख थी, अब ये रहा प्लेनेरिया का ये वाला पार्ट ले लिया आपने। अब आपको पता है आपने इसको काट दिया तो ये मरेगा नहीं, यहीं से एक नया प्लेनेरिया ग्रो हो जाएगा। अब ये बीच वाला पार्ट है, इस बीच वाले पार्ट को आपने काटा था तो ये मरेगा नहीं, यहीं से एक ये नया प्लेनेरिया ग्रो कर देगा। सेम यहां पर लास्ट वाले पार्ट के साथ होगा। सर तो ये मरता कैसे है भाई, ये चीज हम बड़ी वाली क्लास में जानेंगे, जब तक हम रहने देते हैं इस चीज को सरप्राइज। इसके अलावा सेकेंड मेथड जो होता है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्पर्म और एग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से एक ऑफस्प्रिंग पैदा होता है। अब देखिए जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो एक वेरिएशन टाइप क्रिएट होती है, एक नया सा वेरिएंट क्रिएट होता है। अब आप जो है यू आर अ कॉम्बिनेशन, आपके अंदर जो कुछ क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मदर के होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर के होंगे। आपने लोगों को बोलते हुए सुना भी होगा, अरे बेटा आपकी आंखें मम्मी जैसी लग रही हैं, आपके बाल पापा जैसे हैं, आपकी हाइट तो पापा पे गई है, आपकी नाक तो बिल्कुल मम्मी जैसी लग रही है ना। तो ये सारी क्वालिटीज कहां से आती है हमारे पास, हमारे पेरेंट्स से आती हैं, मेल और फीमेल। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप मम्मी पापा जैसे लगते ही नहीं हो, थोड़ी गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है, समझ रहे हो ना। अरे भैया कहना क्या चाहते हो, मेरी क्लास के तो सारे बच्चे कहते हैं कि तू तो भालू का बच्चा लगता है। यार भैया हद कर दिया आपने, अब आप भी कुछ गलत गलत मीनिंग बोलना चाहते हो क्या। अरे नहीं यार तुम गलत, तुम्हारी गंदी सोच है, तुम ही गलत सोचते रहते हो, मतलब अच्छी बातें कर रहा हूँ यार, गलत सोचते हो यार तुम लोग यार बिगाड़ रहे हो मुझे। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। देखिए एग लेइंग एनिमल्स क्या करेंगे, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग्स ले करते हैं, चिकन वगैरह हो गए, बर्ड्स वगैरह हो गई ये। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें इंटरनल डेवलपमेंट होती है, जनरली मैमल्स जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। अब उनके अंदर क्या होगा, इंटरनल डेवलपमेंट होगी। ह्यूमंस का जो बेबी है एग से नहीं निकलते, मदर की वूम्ब से, यानी कि माँ के पेट से निकलते हैं। ऐसा एलिफेंट्स के साथ भी होता है, ऐसा डियर्स के साथ भी होता है, काउज के साथ भी होता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ होता है, एग्स ले नहीं करते वो। अब देखिए थ्रेट टू लाइफ, द ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज, जो हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, पेट्रोल को, कोल को बर्न कर रहे हैं, इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि एक CO2 का मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, जो हीट को ट्रैप करती है, ऐसी बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो हीट को अपने अंदर ट्रैप करती जा रही हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आइस कैप्स मेल्ट कर रहे हैं, सी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, एक्सट्रीम वेदर यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर है बायोडाइवर्सिटी लॉस। हम हैबिटेट्स यानी कि जो जंगल है इनको काट रहे हैं, हैबिटेट्स जहां वो एनिमल्स रहते थे, उनके रहने की जगह थी, उसको खत्म ही कर दिया। क्यों खत्म कर दिया जी, हमें लकड़ी चाहिए, क्या करना, लकड़ी का बैट बनाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे। इसकी वजह से इकोसिस्टम क्या होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है, जो हम हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये देखिए कैसे जंगल को काट रहे हैं यहाँ पीछे, जिसकी वजह से स्पीशीज का लॉस हो रहा है। जो और ऑर्गेनिज्म है जब उनके पास रहने की जगह रहेगी ही नहीं तो वो मर जाएंगे बेचारे। समझ रहे हो आप कितना बड़ा हम लोग गलत काम कर रहे हैं भाई, बहुत गलत कर रहे हैं हम। पॉल्यूशन, एयर वाटर सॉइल पॉल्यूशन कर रहे हैं, जिससे ह्यूमंस की हेल्थ पे डैमेज हो रहा है, क्रॉप्स डैमेज हो रहे हैं,
पॉइजन फैलता जा रहा है फूड चेन के अंदर, हम इतने ज्यादा केमिकल यूज कर रहे हैं क्रॉप्स के अंदर कि अल्टीमेटली वो वाले क्रॉप्स खाने तो हमें ही है, तो वो पॉइजन कहां जा रहा है, हमारी बॉडी के अंदर, और फिर हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ग्लोबल एफर्ट्स एंड इंडिविजुअल एक्शन की बात करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट को भी पता है कि बहुत ज्यादा चीजें गड़बड़ हो रही हैं, तो यहां पर गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1987। देखिए, CFC, ये CFC नाम की कुछ गैसेस होती है जिनको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये हमारे रिफ्रिजरेंट्स यानी कि AC से और फ्रिज से, इन सबसे प्रोड्यूस होती हैं। बट इन गैसेस का नुकसान क्या है? ये वो गैसेस हैं जो ओजोन लेयर को डैमेज कर रही हैं। चैप्टर के शुरुआत में ओजोन लेयर के बारे में समझा था। ये हमारी धरती माता है, इनके बाहर ओजोन लेयर है, ये क्या कर रही है, सन से जो यूवी रेडिएशन आ रही है, क्या आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है, इनको क्या कर रही है, हार्मफुल रेज को ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर रही है। बट आपको पता है ये जो यूवी रेज है, ये यूवी रेज को रिफ्लेक्ट बैक करनी है, जो ओजोन गैस हमारी, ये ओजोन लेयर क्या होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है, पतली होती जा रही है। दैट मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज कहां एंटर करेंगी, डायरेक्ट अर्थ के अंदर एंटर करेगी और हम सब खत्म। और ये यूवी रेज डैमेज क्यों हो रही हैं, ये CFC गैस के प्रोडक्शन की वजह से। इस वजह से एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाया गया कि क्या करा जाए, कोशिश करी जाए कि हम लोग क्या करें, ओजोन लेयर को वापस से ठीक करने की कोशिश करें, उसको डिप्लीट ना होने दें, और हम लोग CFC गैस का प्रोडक्शन कम कर दें, या हम उसका कोई अल्टरनेट ढूंढे। अगर हम लोग AC चला रहे हैं, फ्रिज यूज कर रहे हैं, तो उसमें ऐसी गैसेज यूज हो जो कि क्या करें, हमारे नेचर को नुकसान ना दे। पेरिस एग्रीमेंट 2015 के अंदर एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग को कोशिश करा गया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करा जाए, यानी कि हीट को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करा जाए। अब इसके अंदर कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। देखिए, हम लोग 3 R's वाली प्रैक्टिस करें, जैसे कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। एक तो कूड़ा कम करें, रीयूज करें। रीयूज क्या करें, जैसे आप कोक पी लेते हो किसी भी बॉटल के अंदर, कोल्ड ड्रिंक पी, यार कोक क्यों यार, मैं अपनी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक का नाम तो मैं बार बार रिवील कर देता हूं ऐसी। अब देखो, आपने कोई भी बॉटल ली कोल्ड ड्रिंक की, उसके अंदर से आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, अब उस बॉटल को आप वापस से वाटर फिल कर सकते हो उसके अंदर। सर हमें तो स्टाइलिश बॉटल चाहिए, तो उस बॉटल का बेटा ये भी तो कर सकते हो आप, उस बॉटल का, ये जो बॉटल है देखो, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, आप इसको कट कर सकते हो, और काट कर इसके अंदर सॉइल फिल करके कोई भी क्या कर सकते हो, प्लांट को ग्रो कर सकते हो। बाहर से इसको पेंट कर दो, थोड़ा सुंदर लग जाएगी, है ना। अभी हमने क्या करा, हमने रीयूज कर लिया। सबसे पहले तो कोशिश करो कि प्लास्टिक यूज ही ना हो, अगर यूज हो भी रही है तो उसको रीयूज कर लो। अगर रीयूज करने के बाद भी काम नहीं चल रहा तो रिसाइकल कर लो। अब आप रिसाइकल मटेरियल जानते हो, रिसाइकल मटेरियल क्या होता है, आपने कभी वो वाले पेपर देखे हैं जो थोड़े से ब्लैकिश से होते हैं, है ना, ब्लैकिश से होते हैं, तो वो रिसाइकल्ड पेपर होते हैं। आप घर पर भी ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस कर सकते हो। आपके पास बहुत सारा पेपर होना चाहिए, उसको आप वाटर के अंदर सोक कर दीजिए। उसके बाद एक क्या लीजिए आप लीजिए एक मिक्सी के अंदर उसका पेस्ट बना लीजिए बढ़िया सा। किसका, जो पेपर जिसके ऊपर आपने लिखा हुआ है, जिस नोटबुक को आपने फिल कर लिया है, उसी के पेजेस को लेना है, पानी के अंदर मिलाना है, मिक्सी के अंदर उसको ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद एक स्ट्रेनर यानी कि एक छन्नी लेनी है, उस पर वो पेस्ट डालना है, पानी निकल जाएगा, बस आपका वो पेपर का पेस्ट बचेगा। थोड़ी देर के लिए उसको धूप में सुखाना है और आपने वापस से एक ऐसा पेपर बना लिया जिस पे आप लिख सकते हो। वो जो आते नहीं है ब्लैक कलर के, थोड़े से डार्किश कलर के पेपर होते हैं, वो ऐसे ही रिसाइकल होके बनते हैं। कोशिश करें हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रैवल, यानी कि ध्यान दें हम लोग एनर्जी सेव करने पे, वाटर सेव करने पे। ट्रैवल जब भी हम लोग करें तो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करें। सबसे बेस्ट है आप साइकिल का इस्तेमाल करें। ऐसे आप लोग व्हीकल्स का यूज ना करें जो कोल और पेट्रोलियम से चलते हों, इससे क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। चैप्टर हमारा यहीं पर क्या होता है बच्चों, फिनिश होता है। मिलते हैं आपसे, 8th क्लास तो खत्म हो गई, 9th में मिलते हैं, मिलोगे ना, पक्का मिलोगे ना। चलो मिलते हैं 9th में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।